नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हेडलाइंस ऑफ द डे में। देखते हैं पहली खबर की तरफ। ये द हिंदू के 10वें पेज पर छपी है। एनवायरमेंट से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। ऑन इम्प्रूविंग विंड एनर्जी जनरेशन, पवन चक्की स्थापना में अग्रणी तमिलनाडु में 30 वर्ष से अधिक पुराने टरबाइन हैं। अगस्त 2024 में राज्य ने तमिलनाडु रिपावरिंग, रिफर्बिशमेंट एंड लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट्स 2024 जारी किया। पवन ऊर्जा जनरेटर ने इस नीति का विरोध किया और मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पवन ऊर्जा जनरेटर ने पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने वाली नीति की मांग की और जारी की गई नीति को स्थगित किया गया। भारत में जमीन से 150 मीटर ऊपर 1163.86 गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता है, जो विश्व में चौथे स्थान पर है। इस क्षमता का लगभग 6.5% ही राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जाता है, वहीं इसका 15% तमिलनाडु में उपयोग किया जाता है। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश मिलकर देश की पवन ऊर्जा क्षमता में 93.37% का योगदान करते हैं। तमिलनाडु में 10,603.5 मेगावाट के साथ दूसरी सबसे बड़ी स्थापित क्षमता है, लेकिन कई टरबाइन 1 मेगावाट से कम के हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये द हिंदू के 11वें पेज पर छपी है। ये ज्योग्राफी से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1 से संबंधित है। हाउ डू लाइटनिंग रॉड्स प्रिवेंट लाइटनिंग स्ट्राइक्स फ्रॉम रीचिंग पीपल? जलवायु परिवर्तन की वजह से बिजली गिरना सामान्य और घातक घटना बनती जा रही है। हर साल दुनिया भर में लगभग 24,000 लोग बिजली गिरने की वजह से मारे जाते हैं। 2022 में भारत में बिजली गिरने से 2,887 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को भारत में प्राकृतिक आपदा घोषित करने के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं, ताकि इससे लोग संस्थागत तंत्र तक पहुंच सकें। ऐसे में लाइटनिंग रॉड्स बिजली गिरने के हमले से लोगों को दूर रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बिजली बादल और जमीन में आवेशित कणों के बीच एक विद्युत निर्वहन है। बिजली की छड़ या लाइटनिंग रॉड पर बिजली गिरने का कारण इसका आकार है। बिजली की छड़ें नुकीली होती हैं और नुकीली चीजें अपने आसपास अधिक मजबूत विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हैं। अब देखते हैं अगली खबर की तरफ। ये द हिंदू के 12वें पेज पर छपी है। डिफेंस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। फ्रांस इवैल्यूएटिंग इंडियाज पिनाका रॉकेट सिस्टम फॉर इट्स यूज। फ्रांस अपनी रक्षा संबंधी जरूरतों के लिए भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर या MBRL सिस्टम का मूल्यांकन कर रहा है। इसके साथ ही आर्मेनिया पिनाका सिस्टम का पहला निर्यात ग्राहक बन गया है। भारतीय सेना 4 पिनाका रेजिमेंट संचालित करती है, जिसके अलावा 6 और ऑर्डर पर हैं। पिनाका MK1 की रेंज 38 किलोमीटर है और एक्सटेंडेड रेंज संस्करण, जो कि 75 किलोमीटर तक है, इसका परीक्षण किया जा रहा है। भविष्य में रेंज को 120 किलोमीटर और अंततः 300 किलोमीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य है। भारत फ्रांस भू राजनीतिक और रक्षा संबंधों के संदर्भ में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शक्ति मेघालय में आयोजित किया गया था, जिसका अगला संस्करण हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर पर केंद्रित है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये द इंडियन एक्सप्रेस के पहले पेज पर छपी है। हेल्थ से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। आयुष्मान एक्सपैंडेड, ओवर 2 लाख एल्डरली जॉइन इन वीक आफ्टर रोल आउट। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किए गए प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या ABPMJAY के पहले सप्ताह में 70 वर्ष से अधिक आयु के 2.16 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को योजना के तहत कार्ड प्राप्त हुए। PMJAY सरकार द्वारा शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना है। ये भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में प्राइमरी और टर्शरी देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करता है। 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर हकदार परिवार, जिनमें लगभग 55 करोड़ लाभार्थी हैं, इन लाभों के लिए पात्र हैं। PMJAY लाभार्थी को सेवा के बिंदु यानी अस्पताल में कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करता है। PMJAY का उद्देश्य चिकित्सा उपचार पर होने वाले खर्चों को कम करने में मदद करना है, जो हर साल लगभग 6 करोड़ भारतीयों को गरीबी में धकेलता है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये द इंडियन एक्सप्रेस के 11वें पेज पर छपी है। हेल्थ से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। Why India has launched project to monitor animal health? भविष्य में महामारियों की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में पशु स्वास्थ्य की बेहतर निगरानी के लिए एक परियोजना शुरू की है। महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पहल की शुरुआत 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में की गई थी।
इस परियोजना का उद्देश्य देश की पशु स्वास्थ्य संबंधित खतरों की रोकथाम, पता लगाने और प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ाना है। इस परियोजना को 2022 में इंडोनेशियाई अध्यक्षता के तहत G20 देशों द्वारा बनाए गए महामारी कोष द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस कोष का मूल उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों को भविष्य की महामारियों की पहचान करने, रिपोर्ट करने और प्रतिरोध की क्षमताओं को मजबूत करने में सहायता करना है। यह परियोजना 3 कार्यान्वयन एजेंसियों, एशियाई विकास बैंक या ADB, विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक और खाद्य और कृषि संगठन या FAO की मदद से काम करेगी। अब देखते हैं अगली खबर की तरफ। ये द इंडियन एक्सप्रेस के 11वें पेज पर छपी है। इकोनॉमी या एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के GS पेपर 3 से संबंधित है। एलिफेंट डेथ्स इन बांधवगढ़ व्हेन अ फंगस अटैक टर्न्स मिलेट्स इनटू पॉइजन। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले 3 दिनों में 13 के झुंड में से 10 जंगली हाथियों की मौत हो गई। एक बयान में प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि मौतें कोदो बाजरा से जुड़े माइक्रोटॉक्सिन के कारण हुई है। कोदो बाजरा को भारत में कोडरा और बरगू के नाम से भी जाना जाता है। यह फसल भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और पश्चिम अफ्रीका में उगाई जाती है। माना जाता है कि बाजरा की उत्पत्ति भारत में हुई है। 2020 के शोध पत्र कोदो बाजरा की पोषण संबंधी कार्यात्मक भूमिका और इसका प्रसंस्करण एक समीक्षा के अनुसार मध्य प्रदेश इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कोदो बाजरा की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है और इसे खराब मिट्टी पर उगाया जाता है। इसे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। मध्य प्रदेश के अलावा बाजरे की खेती गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में की जाती है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये नेशनल एजुकेशन डे 2024 से जुड़ी है। ये PIB की खबर है, गवर्नेंस से जुड़ी हुई है और मुख्य परीक्षा के GS पेपर 2 से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री और एक प्रमुख शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के भविष्य को आकार देने में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, इसलिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। 18 नवंबर 1888 को जन्मे आजाद एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या UGC जैसी शीर्ष शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या IIT खड़गपुर भी स्थापित किया था। अब देखते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। ये PIB की न्यूज है, इकोनॉमी से जुड़ी है और मुख्य परीक्षा के GS पेपर 3 से संबंधित है। द डिक्लाइन इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन हेल्थ इन इंडिया। 2021-22 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा या नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्वास्थ्य सेवा पर आउट ऑफ पॉकेट व्यय या OOPE कम हो रहा है, जिसका मुख्य कारण सरकारी निवेश में वृद्धि और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ढांचा है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के आंकड़ों के अनुसार 2014-15 और 2021-22 के बीच GDP के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय या गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 1.13% से बढ़कर 1.84% हो गया है। स्वास्थ्य सेवा में आउट ऑफ पॉकेट व्यय से तात्पर्य उस धन से है जो लोग चिकित्सा सेवाओं जैसे डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ और अस्पताल में रहना जैसी सेवाओं के लिए सीधे अपने जेब से देते हैं। भारत में बढ़ती आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लंबे समय से एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है, खासकर कम आय वाले परिवारों के लिए, क्योंकि यह कई लोगों को अपनी कमाई या बचत का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करने के लिए मजबूर करता है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार नेक्स्ट आइज हिंदी के हेडलाइंस ऑफ द डे में। बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए, सीखते रहिए।